अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओपीडी ऑनलाइन में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन हम हार्ट के हवाले से बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह बात होगी। पिछले 2-4 दिन से देखने में बहुत वाज़ेह तौर पे देखने में आ रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और दोपहर में ख़ास तौर पे काफ़ी हद तक गर्मी भी हो रही है। ह्यूमिडिटी बहुत कम हुआ है लेवल, अगर कहा जाए तकरीबन 14-15% पे इस वक्त ह्यूमिडिटी लेवल चल रहा है। इसके साथ साथ हीट स्ट्रोक जो है वो भी सुनने में आया, मतलब कल भी अगर मैं कहूँ तो खासा हमें कैजुअल्टीज़ भी सुनने में आई कि लोग बेहोश हो गए और डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपकी पूरी बॉडी पे आ रहा होता है। एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात तो हम कोशिश होती है कि की जाए, लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि कार्डियोलॉजी में अगर देखा जाए या हार्ट के हवाले से बात की जाए तो जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो दिल के अमराज के पेशेंट्स हैं, उन पर भी बहरहाल इनका एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन इससे पहले कि हम कार्डियोलॉजी के हवाले से और हार्ट के पेशेंट्स के हवाले से बात करें कि हीट स्ट्रोक का क्या है, पहले हीट स्ट्रोक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हीट स्ट्रोक में है क्या, अलामात क्या होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस तमाम चीज़ों में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ रज़ाक मीमन साहब, जो कि माशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं प्लस डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ, कैसे आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर आरिफ जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आरिफ, ये अभी जैसे हम देख रहे हैं हीट स्ट्रोक का एक ट्रेंड चला हुआ और इस वक्त ख़ास तौर पे 11-12 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक का जो ख़ास पीक टाइम है, ये काफ़ी हद तक जो देखने में आ रहा है कि लोग इसमें परेशान हैं। तो ये जो हीट स्ट्रोक है बेसिकली इसकी क्या अहम अलामात हैं, लोगों को कैसे पता चलता है कि हीट स्ट्रोक के बजाय हम तो यही देखते हैं कि वो बेहोश हो गया तो हमें आइडिया होता है, लेकिन क्या अलामात होती हैं शुरू में? शुक्रिया डॉक्टर अता मौका फराहम करने का। सबसे पहले तो हीट वेव स्ट्रोक जो कि कराची में इस वक्त डेवलप हो रही है और पिछले हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, एक टेम्परेचर सडन राइज़ है और सुबह के वक्त थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। इस सडन चेंज ऑफ द वेदर में जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होता है और फिर दोपहर में ख़ास तौर पे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जबकि टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है और उस दौरान अलामातें जो आने जो शुरू हो जाती हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास जो प्रेजेंट करते हैं, वो यही है कि जो नहीं वीकनेस होना, चक्कर का आना, मतलब कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर का आना, सर में दर्द होना, फिर साथ साथ जो नहीं अगर बहुत ज़्यादा बुखार है और बुखार का क्राइटेरिया यही है कि अगर वो 102 या 104 से डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर हमें केयरफुल रहना पड़ता है। साथ साथ जो सुर्ख पड़ जाना, रेडनेस हो जाना फेस पे, बॉडी पे और वीकनेस हो जाना, ये सारी वो अलामतें और एक्सेसिव स्वेटिंग। मगर जब हीट स्ट्रोक होता है तो एंड में फिर स्वेटिंग तक भी नहीं होती है, आप क्योंकि ड्राई बहुत ज़्यादा जी हाँ, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म टोटल चेंज हो जाता है और फिर अल्टीमेटली होता यह है कि बेहोशी की तरफ आप तारी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बाज़त पता भी नहीं चल रहा होता, आप सिर्फ कहते हैं ना धूप खा रहे हैं, धूप पड़ रही है, आप थोड़ा गर्म महसूस कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें गहरी गहरी सांस का लेना, ये सब वो अलामतें हैं कि जिसमें फौरी बेसिस पे हॉस्पिटल की इमरजेंसी पे रुजू करना चाहिए और अगर आप नहीं पहुंच सकते तो कम से कम किसी शेडेड एरिया या किसी साए वाली जगह पे। अच्छा, ये रेट बढ़ता है क्या? हार्ट रेट बढ़ने लगता है? जी हाँ, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, मगर इसमें टेकीकार्डिया अक्सर हमने औकात देखा है, क्योंकि जब बॉडी का जब टेम्परेचर राइज होता है तो हर एवरी जो इसके 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट के राइज होने पे 10 डिग्री का पल्स का इजाफा डेफिनेटली हो जाता है। ओके। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर हम देखा जाए इस वक्त कार्डिक पेशेंट्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन्स पे भी हैं जो ब्लड प्रेशर के थे और जो कार्डिक पेशेंट्स बन गए, तो उनके लिए किस हद तक ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है? डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बात समझने की इस तरह ज़रूरत है कि जो भी डिज़ीज़ या जो भी बीमारी है जिसको भी, चाहे वो शुगर की है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है, ये वो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अटैक हुआ है माजी में या वो सीने के दर्द की कंप्लेंट के हवाले से करता है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जो मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट है उसको आप ना छोड़ें और दूसरा ये कि गैर ज़रूरी इस हीट वेव के दौरान बाहर ना निकलें। वजह क्या है कि अगर कार्डियक पेशेंट्स में या डायबिटिक पेशेंट्स में या इन तमाम जो डिजीज़ पेशेंट्स में अगर वो हीट वेव स्ट्रोक डेवलप होता है तो सबसे पहले ये अलामतें तो होंगी, मगर वो सुपर इम्पोज होके, यानी वो ज़्यादा मज़ीद डिज़ीज़ को बढ़ा देगा उसी टाइम पे। यानी अगर किसी को अगर हीट वेव स्ट्रोक डेवलप होता है, अगर वो हार्ट का ऑलरेडी पेशेंट है तो वो ज़्यादा नुकसानात होंगे, हार्ट अटैक के होने के उस दौरान चांसेस भी ज़्यादा हैं। और फिर हमने देखा है
कि कई दफ़ा अमवात जो है डेथ का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, पानी की, क्योंकि कार्डिक पेशेंट्स जो हैं, जो हार्ट के ख़ासतौर पे जिनकी दिल की ज़्यादा कमज़ोरी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे कहते हैं, जी वो डायूरेटिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें यूरिन ज़्यादा पास हो। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में उनको क्या एहतियात की आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, हम कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर जिसको हार्ट फेलियर के नाम से भी कहते हैं, उसमें उमूमन पेशेंट हमारे पर प्रेजेंट यही कर रहे होते हैं कि फेफड़ों में पानी भर जाना और सांस का फूलना, कि थोड़े कदम के फासले पे सांस फूलने शुरू हो गया है या बैठे बैठे सांस फूल। तो उस सारी सूरत हाल में हम कार्डियक पेशेंट्स में इन तरह के पेशेंट्स में हम कहते हैं यही हैं कि आप अवॉइड करें बाहर जाना, गैर ज़रूरी बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, खास तौर अवॉइड पे किया जाए, सलाइन। बहुत जी हाँ। ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? सर मैं फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं डॉक्टर ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ना पिछले 3 साल से ना मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे ना एक अटैक भी आया था। तो ठीक है, उसके थोड़ी बाद सी मुझे आवाज़। ना, जब मैं आपको कार्डियोलॉजी में वैसे ही गया ना कि 2 उसके बाद, तो मुझे ईसीजी तो मुझे आपको अटैक आया हुआ है, तो बाद में मुझे मेडिसिन ना दे दी, तो उसके बाद ये एंजियोग्राफी मेरे कर दी ना। एंजियोप्लास्टिक तो अब उसके आपने बाद करवाई है? ये करवाई है सर, 3 साल पहले करवाई है। ठीक है। तो उसके बाद मुझे मेडिसिन दी, तो जब वो मेडिसिन मैं खाता हूँ ना, तो मेरे ना जो बीपी है ना, वो तकरीबन नीचे वाला 70-60 पे रहता है और ऊपर वाला 110 तक रहता है। तो मैं भी सोया रहता हूँ अक्सर। उसके बाद दोबारा जब मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने मैंने बताया ऐसी ये बात है, तो उन्होंने कहा कि आप ना अपनी ये मेडिसिन छोड़ दें, अपनी आवाज़ के और खुराक से आप चले, आप ना दवाई की जरूरत है। लेकिन उन्होंने मुझे ना थोड़ी आवाज़ बढ़ाइएगा। लोप्रिन और नाइबल की ना दे दी कि ये आप ना हफ्ते में 2 दफ़ा खा लिया। अच्छा, इन्होंने अभी ये बताया जी, जहाँ तक मुझे सुनने में आया, थोड़ा सा आवाज़ आपकी डिस्टॉर्ट आ रही थी। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम जी है हाँ, जिसकी वजह से। डॉक्टर आरिफ, इन्होंने ये कहा है कि इनको इनकी 3 साल पहले जो है इनको कार्डिक इशू शुरू हुआ था और उसके बाद इनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है। जी। और इनका जो ब्लड प्रेशर है नीचे का, वो काफ़ी हद तक नीचे 60-70 रहता है और ऊपर का भी कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या एडवाइस करेंगे पर्टिकुलरली इनको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कार्डियक मेडिसिन की ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर की नहीं होती हैं, मगर वो ब्लड प्रेशर को ज़रूर कम करती हैं, जिसमें नाइट्रेट्स हैं। नाइट्रेट्स दर हकीकत ये चेस्ट पेन जो होता है, कार्डियक रिलेटेड पेन, उसको रिजॉल्व करती हैं और उसको किसी हद तक कम करती हैं, मगर साथ साथ वो ब्लड प्रेशर को काफ़ी ड्रॉप करती हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर रिव्यू कीजिए और वो ट्रीटमेंट में जब एडजस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को भी देखेंगे और साथ में जो नाइट्रेट थेरेपी जो चल रही है उसकी डोज को कम करेंगे, तो आपका जो ये प्रॉब्लम जो रिजॉल्व है वो हो चुका होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी हम बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक के हवाले से, तो इसमें पानी की जो मिकदार है, क्योंकि बहुत कैलकुलेटेड, आपको नहीं पता होता कि आपने इस वक्त 1 लीटर पी लिया या आधा लीटर पी लिया। एटलीस्ट आप समझते हैं कि अगर आप मजबूरन बाहर निकलना ही पड़ रहा है और आप कार्डिक पेशेंट हैं, तो ऐसी सूरत में 1-2 गिलास पानी अगर घर से पी के निकल जाए तो काफ़ी है। देखिए, हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मैं खास तौर पर यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम यूजुअली रिकमेंड ये कर रहे होते हैं, जो कि गाइडलाइंस यही कहती हैं कि कम से कम 4 गिलास यानी 1 लीटर पानी पूरे दिन में 24 घंटे में है, एक से 1.5 लीटर, यानी कंट्रोल होता है। जी हाँ, 5 से 6 गिलास। अब इसमें 6 गिलास पानी से मुराद मतलब है इसमें टोटल फ्लूइड और लिक्विड आ जाता है, उसमें आपका जो घर में जो लिक्विड का कोई सालन बना हुआ है या वो पानी भी टोटल, शामिल जी है हाँ, इसमें। क्योंकि अगर उससे तजावुज़ हुआ तो फिर वही पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट होगा और अल्टीमेटली वो हार्ट फेलियर की जानिब जाएगा। तो हमें फिर उसमें, अब बात यह है कि इस वक्त हीट स्ट्रोक है और वो कार्डियक पेशेंट जो कि ऑलरेडी जो डायूरेटिक्स पे हैं, लेसिक्स ले रहे हैं या जो भी जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हमें ये देखना है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उस दौरान हो रही है नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही है तो गैर ज़रूरी बाहर ना निकले और इसी मेडिसिन को कंटिन्यू करें, मगर अगर इसके बावजूद भी अगर हो रही हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? सर मैं रावलपिंडी से वजीर बात कर रहा हूँ। जी जी, कहिए, क्या पूछना मेरी एज 43 ईयर है और मुझे अचानक जो ना मैं ड्यूटी पे जाता हूँ और मुझे जो ना सांस फूल जाती है, जिससे महसूस होता है कि मेरा दम घुटने लगा है, मैं बैठ जाता हूँ, चल फिर नहीं सकता। ठीक है, आप कॉल पे ही रहिए। डॉक्टर आरिफ, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? आपने अपनी ईसीजी करवाई है या हार्ट रेट आप मुझे बता सकते हैं कि जब ये इस तरह का? नहीं, ईसीजी तो मैं नहीं कराई, फिर मैंने डॉक्टर के पास गया तो मुझे दवाई दी थी, उनकी ये दवाई खा ले, 1 महीना यूज करें, उसके बाद आपकी ईसीजी करेंगे। ठीक है। दवाई से मुझे फर्क तो पड़ गया, लेकिन ये मेरा सांस फूल जाता है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए,
अच्छा, कोई तो पुराना दिल के हवाले से कभी कोई मसला हुआ है? कभी कभी बाएं हाथ पे चुभन सी होती है, जैसे करंट नहीं लगता, ये महसूस होता है सर। देखिए, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपना जो कुछ एग्जैक्टली कार्डियक रिलेटेड जो प्रोफाइल टेस्ट हैं वो ज़रूर अपने करवाइए, जिसमें ईसीजी का, इकोकार्डियोग्राफी है और थायराइड प्रोफाइल अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसमें T3, T4, TSH है। और साथ साथ हम हार्ट रेट भी देखेंगे ताकि हम एग्जैक्टली इवैल्यूएट कर सकें कि जो दिल की धड़कन का तेज़ होना है वो आया दिल की रफ्तार तेज़ होने की वजह से है या ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, जो कि उमूमन थायराइड की वजह कोई से। और रीज़न भी हो सकता है, बिल्कुल जी। सही है। एक और कॉलर हम अपने साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं बकर से बात कर रही हूँ। जी जी, जी, कहिए, जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरे जोड़ों को बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए जब मैं अगर जोड़ पेन की दवाई लेती हूँ ना तो मेरा मैदा स्वेलन कर जाता है। ठीक है। अगर मैं मैदे की लेती हूँ तो फिर जो है ना ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, समझ नहीं आती मुझे मैं क्या करूँ। ठीक। ठीक है, बहुत अच्छा, ये कॉमन जी, फीचर है जो जी। आर्थराइटिस अच्छा, ऐसा है कि जो पेन किलर्स, जो दर्द की जो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे डेफिनेटली होता ही है कि पेट ख़राब होने का होता है। हमारे पास कई पेशेंट इस तरह प्रेजेंट होते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल, और वो जो मेडिसिन जो होती हैं जो पेट ख़राब करती हैं उमूमन वो केमिकल कंपाउंड डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है या डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, उसमें केमिकल कंपाउंड नेम मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में मुख्तलिफ नाम से अवेलेबल हैं, कॉमनली वॉरेन है वगैरह, काफ़ी सारी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम यही एडवाइस करते हैं कि घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए आप सिंपल पैनाडोल 2 गोली ले लें उस दर्द के। अगर वो सिंपल पैनाडोल से फ़र्क नहीं पड़ता तो मार्केट में कम्बिनेशन भी एक थेरेपी आई है, पैरासीटामोल प्लस ट्रेमाडोल, ये दवाई का कम्बिनेशन है और इससे पेन डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा। और ये भी हम चाहेंगे एटलीस्ट के डॉक्टर के मशवरे से ले लें तो जी बहुत हाँ, ज़्यादा बेहतर और डॉक्टर रहेगा। को एक दफ़ा ज़रूर चेकअप भी करवा दें ऑर्थोपेडिक को, ठीक ताकि है। वो डॉक्टर साहब, एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं डॉक्टर सवेद बात कर रही हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी कॉल की थी। अच्छा, तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। मैंने डॉक्टर जावेद अंसारी को दिखाया, उन्होंने मेरी दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज की, मेरा इको सही नहीं आया था। ठीक है। मेरी राइट साइड की तरफ से जो प्रेशर हार्ट की तरफ आ रहा है ना वो पहुँच नहीं पाता, उसकी वजह से मुझे सांस लेने में मुश्किल है और मेरी वेन से फाइलिंग बताई है उन्होंने। इस वजह से उन्होंने मेरी दवाइयाँ बढ़ाई हैं, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, बैठने में, उठने में, बात करने में। लाटो है, स्टेट ए है, इजी डे भी है उन्होंने, नहीं सॉरी। और बताइए। और ये समझ लें लेसिक खाने से मुझे मेरा जिस्म लड़कता है। देखिए, बात यह है कि जो लेसिक्स जो आप खा रही हैं उसका मुझे डोज बताएं ताकि फिर मैं उसकी डोज को थोड़ा सा, क्योंकि लेसिक्स ही असल वो दवाई है जो कि आपके जो सांस फूलने के जो अमल है उसको बेहतर कर सकते हैं। जो दर हकीकत जो कमज़ोरी हो रही है वो हम समझते हैं कि ये लेसिक्स की वजह से ही है, मगर जो इस वक्त जो आपका जो सांस फूलने का जो अमल है उसकी थोड़ा सा अगर हम डोज़ इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका सांस फूलने का अमल भी ठीक हो जाएगा। साथ में हम कोएंजाइम Q10 या कोई ऐसी मल्टीविटामिन हम ऐड ऑन कर देंगे कि जिससे आपकी जो थकावट या जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। बेहतर यही होगा कि डेफिनेटली आप या तो डॉक्टर साहब से एक कंसल्ट दफ़ा कर आप लें। अपने बिल्कुल जी कार्डियोलॉजी से एक दफ़ा अपने रिव्यू इस तरह से करा लें कि उसमें रूटीन चेकअप ना हो, अपनी सिर्फ मेडिसिन को रिव्यू सिर्फ करवा लें ताकि वो मज़ीद अगर डोज इंक्रीज़ करना हो तो वो कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अमूमन जो है वो इस तरह का डोज एडजस्टमेंट्स इश्यूज आ जाते हैं जी। तो अगर अमूमन टाइमिंग का भी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं 15-20 दिन, महीना, इस दौरान अमूमन पेशेंट्स जो हैं वो इस सिम्टम्स के साथ हो रहे होते हैं, तो आप कोई घर में एहतियात कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड करना चाहेंगे अपार्ट के मेडिसिन उनको रेगुलर जो बाकायदगी जो कही गई है वो बाकायदगी से इस्तेमाल? देखिए, उसमें फिर एहतियाती तदाबीर में हम यही अर्ज़ कर रहे होते हैं कि जो पानी का जो इस्तेमाल है, क्योंकि जहाँ हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं इन तरह के जो पेशेंट्स में होता है, क्योंकि हमें इकोकार्डियोग्राफी में ये देखना होता है इजेक्शन फ्रैक्शन कितने % है। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने राइट साइड का कहा कि कुछ प्रेशर्स आई हैं तो हम PAP इकोकार्डियोग्राफी में देख रहे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना है।
अगर तो वो 25 से ज़्यादा है तो फिर हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि वो क्यों ज़्यादा है और उसकी कॉज क्या है और फिर हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को जी हाँ, डेफिनेटली और इवैल्यूएट उसके हवाले से प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में उसकी ट्रीटमेंट भी आ चुकी है और हम दे रहे होते हैं। बट अगर सेकेंडरी है तो फिर उसमें यही होते हैं एहतियाती तदाबीर पे ही गौर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, साथ में जो दवाइयों जो ले रहे हैं वो उसी डोज पे रहें और अगर इंक्रीज़ करना पड़ा तो फिर वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। एग्जैक्टली। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने इसकी कॉल की थी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बिकॉज आप जो प्रोग्राम जी, में जी। बहुत ज़्यादा इसमें मालूमात दी जाती है जी जी, कि ज़रूर पूछिए। मतलब कई दफ़ा बंदे को जो सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लंबा सांस लेता है, जी जी। तो इसके मुतालिक मतलब ये भी हार्ट से रिलेटेड अच्छा, नॉर्मल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं कि कार्डियक ऐसा इशू नहीं है। डॉक्टर आरिफ, ये वही वाली बात है कि जिसमें और सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं और वजूहात, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लंबा सांस का एज सच ये कोई नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ज़्यादा सोचने पर भी बंदा अपने आप को एज कंप्लेन कर रहा होता है कि ये शायद हो रहा है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने करीबी जो भी जनरल फिजिशियन है एहतियातन तौर पर दिखा सकते हैं ताकि इवैल्यूएट किया जा सके। इवैल्यूएट। बट अगर हकीकतन अगर ये बहुत ज़्यादा अगर उसमें सांस लेने में तकलीफ़ और दुश्वारी हो रही है तो फिर चेस्ट एक्सरे PA व्यू हम एडवाइस कर रहे होते हैं और फिर उसके मुताबिक डॉक्टर जो कंसल्टेंट हैं वो उसके मुताबिक अब फिर डील करते हैं। साथ साथ क्योंकि एलर्जी का भी अभी सीजन चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है लॉन्ग टर्म। क्रॉनिक एलर्जीज में एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्मा। एग्जैक्टली। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड के बोलिएगा। जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी कहिए। अनीसा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी जी, क्या पूछना चाहेंगे अनीसा? मेरी एज 38 है और मेरी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है और हार्ट स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक है डॉक्टर आरिफ, कुछ आप पूछना चाहेंगे इस हवाले से? आपने अपने ECG या हार्ट रेट आप मुझे बता सकते हैं किस हद तक हार्ट रेट तेज़ हुआ है? 106 अभी उस दिन मैंने चेक करवा लिए थे। ठीक है, और आपने अपना कोई टेस्ट वगैरह करवाया है, थायराइड प्रोफाइल? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं इस सूरत हाल में आपको यही एडवाइस करूंगा कि दो चीज़ें आपको अपनी ECG और थायराइड प्रोफाइल अपना ज़रूर डेफिनेटली करवाना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकें, इस चीज़ का पूरा तहकीक कर सकें कि आया ये जो सांस जो फूल रहा है और जो दिल की धड़कन सडनली जो राइज़ हो जाती है उसकी वजह क्या है। ठीक हो गया। डॉक्टर आरिफ, एक चीज़ मैं इस साथ साथ पूछना चाहूँगा, अमूमन जब भी कॉल्स आई हैं इस टाइप की तो आपने एडवाइस किया है बहुत सारे पेशेंट्स को थायराइड के हवाले से। जी। ये एक तो इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। एक कॉलर हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ जेबी। जी तो जी। मेरा मसला ये है कि जिस्म में जब मैं चलती हूँ सांस फूल जाता है, पाँव स्वेलिंग हुए हुए हैं, जिस्म में सूजन हुई हुई है और साथ में ये घुटनों में, कमर में और ये पट्ठों में। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 35 साल। अच्छा जी डॉक्टर आरिफ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपने अपना कोई माजी में कभी इकोकार्डियोग्राफी करवाया है? नहीं, मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा, कोई चेस्ट एक्सरे वगैरह कभी भी नहीं कराया? नहीं, कुछ भी नहीं और करवाया। ये कब से होने शुरू हुआ है? ये तो मुझे तकरीबन ये घुटनों का दर्द, जिसमें पाँव सूजना मुझे 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि इसमें फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पैरों में जो सूजन आ रही है, क्योंकि पैरों में सूजन की कई वजूहत हो सकती हैं। इसका दर हकीकत बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं आपको एक तरह से चीज़ों से एवेलुएट करने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें सारे टेस्ट करवा लें, मगर पैरों की सूजन की वजूहत कई हैं जिसमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट भी है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी है, ठीक है, लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, और सांस जो फूलने के जो अमल है वो इकोकार्डियोग्राफी और चेस्ट एक्सरे करवा के ही इवैल्यूएट किया जा सकता है। आजकल वैसे ही वेदर की सडन चेंज होने की वजह से हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि न्यू केस ऑफ डायग्नोज ऑफ एज़मा है, जिसमें दमे की शिकायत का भी है।
तो हमें ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा। साथ में हम कई दफ़ा ड्रग रिलेटेड जो कॉजेज़ होती हैं, यानी जो ऑलरेडी जो मेडिसिन चल रही हैं उसकी वजह से भी सूजन हो सकती है, तो हमें उस चीज़ को भी इवेलुएट कराने की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रिव्यू कीजिए। जी डॉक्टर आरिफ, एक कॉलर और ले लेते हैं हम अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ कायर से। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरा यूरिक एसिड भी इंक्रीज होता है और कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होता है, साथ मुझे गर्दन के मोड़ों का मसला है, तो मुझे लेफ्ट बाजू में दर्द होता है और मुझे एक सा फील होता है जैसे मेरी वेन्स के अंदर झटका सा महसूस होता है मुझे। तो मुझे इसके लिए क्या ट्रीटमेंट वगैरह लेना जी, चाहिए? यूरिक एसिड आपका कितना है? यूरिक एसिड मेरा अब जो मैंने अभी चेक करवाया 6.63 है। ठीक है, तो ठीक है, ये हायर नॉर्मल साइड की तरफ है। नॉर्मल तो है मगर ये हायर नॉर्मल साइड की तरफ है। बट हम हाइपर यूरिसीमिया को उसी सूरत में कहते हैं कि जब जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज से अबव हो और वो भी इसमें पेशेंट कंप्लेन कर रहा हो पेन की। आपको जो दर हकीकत जो पेन हो रहा है गर्दन के मोहरों का जो दर्द है उसका यूरिक एसिड से दर हकीकत लग नहीं रहा कि ये उसका से ताल्लुक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, वो सर्वाइकल रिलेटेड पेन भी हो सकता है और फिर उसमें आप कॉज को भी देखना होता है कि आया जो आप पिलो जो इस्तेमाल कर रहे हैं या जहां आप बिस्तर पे जो आप रखा है तकिया वो किस हद तक ऊंचा तो कहीं नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर आप मतलब पहले जो नॉर्मल दूसरी वजूहात है वो देख लीजिए, उसके बाद फिर अगर खुदा ना खास्ता हम पैरामीटर्स की तरफ जाएं। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आप जो अपनी जो कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है मार्केट में रोजुवास्टैटिन और टॉरवास्टैटिन जितनी मिलीग्राम से वो अकॉर्डिंगली कार्डियोलॉजिस्ट आप अपने इससे रिव्यू कर सकते हैं, जो सजेस्ट करेंगे इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि जैसे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम महदूद है, पर्टिकुलरली इस जो अभी क्लाइमेट चल रहा है जिसमें चेंजेस आ रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम दोपहर में और शाम में ठंडा हो रहा है, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वैसे ही कोविड की वजह से हम कह ही यही रहे होते हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब ये चेंज ऑफ जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट होता है तो उसमें डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो वो पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी नोन केस ऑफ एज़मा है या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं या कार्डियक या डायबिटिक हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि ओवरऑल मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी इस वक्त जो क्लाइमेट चेंजिंग पे ना निकलें, और अगर निकलना है तो कोशिश करें कि अपना वक्ती तौर का महदूद मुद्दत तक टाइम रखें और शेडेड एरिया में अवॉइड करें, जितना ज़्यादा धूप अवॉइड कर सकते हैं। जो ड्रिंक्स हैं ठंडी मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें थी जो और भी डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि कार्डियक इश्यूज़ के हवाले से और इसके अलावा डायबिटीज़ के हवाले से जो लोगों के कंसर्न है ज़रूर हमसे पूछें। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।